हेलो स्टूडेंट, तो मैं पूरा आपके सामने उपस्थित हूँ डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास लेके। आपका कंपलसरी पेपर सामाजिक अध्ययन। तो आज सामाजिक अध्ययन में आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और आज को जो टॉपिक हमने लिया है वह है जीवमंडल। तो जीवमंडल है क्या, पहले हम जानते हैं जीवमंडल किसे कहते हैं। तो जीवमंडल के अंतर्गत जीव और उनके संघटक, जीवमंडल के अंतर्गत जीव एवं उनके संघटक पारिस्थितिकी तंत्र, पादप जगत, प्राणी जगत तथा जीवों आदि का अध्ययन किया जाता है। अब जीवमंडल किसे कहते हैं? तो एक तरह से हम जहां पे रहते हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं, हमारे आसपास जो वनस्पतियां हैं, जो मिट्टी है, यह सभी जलवायु में पाई जाती है। इन सभी के योग को हम जीवमंडल कहते हैं। इन सभी के योग को हम जीवमंडल कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। जिस स्थान पर हम रहते हैं उसके चारों ओर तरह तरह की वनस्पतियां, जीव जंतु, मिट्टी एवं जलवायु पाई जाती है। इन सभी के योग को हम जीवमंडल कहते हैं। इन सभी के योग को हम जीवमंडल कहते हैं। तो आइए समझते हैं जीवमंडल। तो जीवमंडल के अंतर्गत जीव एवं उनके संगठक यानी उनसे जुड़े जो चीजें होती हैं उनके संगठक, पारिस्थितिकी तंत्र यानी पेड़ पौधे, तालाब के तंत्र, जीव जंतु, मछलियां, पारिस्थितिकी तंत्र, पादप जगत यानी वनस्पतियां, प्राणी जगत तथा जीवों, वातावरण, नभ, तल, जल, आकाश, जीवों आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी जीवमंडल के अंतर्गत हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो जीवमंडल का अध्ययन जीव भूगोल में किया जाता है। यानी जीव भूगोल के अंतर्गत हम जीवमंडल का अध्ययन करते हैं। जीवमंडल की जो संकल्पना थी सर्वप्रथम वह भूवैज्ञानिक एडवर्ड सुवेस ने की थी। भूवैज्ञानिक एडवर्ड सुवेस ने सर्वप्रथम जीवमंडल की सर्वप्रथम संकल्पना की थी, यानी उसके बारे में सोचा था या उसके बारे में विचार सर्वप्रथम एडवर्ड सुवेस ने की थी। उन्होंने सर्वप्रथम इस बारे में जानना चाहा कि किस तरह से जीवमंडल के अंतर्गत मानव के संपूर्ण अध्ययन हम कर सकते हैं। जीवमंडल एक तरह से विभिन्न प्रकार के लक्षणों को, विभिन्न प्रकार के जीवों को एक तरह से जीवन का आधार प्रदान करती है। यानी जीवमंडल एक तरह से जीवों को आधार प्रदान करती है। और देखा जाए तो इस जीवमंडल के अंतर्गत सभी प्रकार की चीजें आवश्यक होती हैं, जैसे प्रकाश, ताप, पानी, भोजन तथा आवास इत्यादि की व्यवस्था, यह सभी जीवमंडल के अंतर्गत आती है। अब आते हैं जीवमंडल पर। तो जीवमंडल क्या है? जीवमंडल जो हमारे चारों तरफ तरह तरह की वनस्पतियां, जीव जंतु, मिट्टी, जलवायु इत्यादि, इन सबके योग को हम जीवमंडल कहते हैं। इन सबके योग को हम जीवमंडल कहते हैं। तथा इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब इत्यादि को सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। यानी इसको तो हम जीवमंडल कहते हैं, पर इसके अंतर्गत जो वर्षा है, तापमान है, आर्द्रता है, वायुदाब है इत्यादि को सम्मिलित रूप को हम जलवायु कहते हैं। यानी एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी इसको तो हम जीवमंडल कहते हैं, लेकिन इसी के अंदर जो वर्षा है, जो तापमान आता है, जो आर्द्रता आती है, जो वायुदाब होती है, वह कहीं ना कहीं हम उसको जलवायु के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज तो ये चीज होगी जलवायु। लेकिन जलवायु एक स्थिर चीज है, एक जगह जलवायु पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की जलवायु विभिन्न जगह अलग अलग होती है। लेकिन इसी से संदर्भ में दैनिक दशा को मौसम कहते हैं। यानी जो पर डे का समय है वो मौसम का है, क्योंकि मौसम प्रतिदिन बदलता रहता है। जलवायु प्रतिदिन नहीं बदलता, लेकिन मौसम जो है वह दैनिक दिशा में प्रतिदिन बदलता रहता है।
जलवायु के अंतर्गत हम जल और वायु का अध्ययन करते हैं। तो जल के अंदर से हम पानी का अध्ययन नहीं करते, जल से जो भी संबंधित है। अगर हम संबंधित तो हम भी तो जल से संबंधित है। अगर हमको जल नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा, यानी जीव जंतु किससे संबंधित है, जल से। और किससे संबंधित है, वायु से। अगर वायु नहीं मिलेगी तो मर जाएगा, अगर जल नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। यानी जलवायु पूर्णतः आवश्यक है जीव जंतुओं के लिए और प्राणी विज्ञान के लिए और वनस्पति के लिए। इसी प्रकार इसी से रिलेटिव क्या है, मौसम। यानी कि क्योंकि मौसम का दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, दैनिक दशा मौसम कहलाती है। यानी जो प्रतिदिन मौसम बदलता है, जलवायु बदलती है, जलवायु नहीं बदलती, मौसम बदलता है। यानी प्रतिदिन जो मौसम बदलता है उसको हम मौसम कहते हैं, यानी दैनिक दशा में मौसम कहलाई जाती है। नोट कर लीजिए इसको। अब आइए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब सबसे पहले जलवायु जो है बताया मैंने आपको, दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और वायु। अब किसी स्थान की जलवायु का अध्ययन करने के लिए हमें वहां की वर्षा और वहां की हवा का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम वहां की जलवायु का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह कहीं ना कहीं जलवायु को अध्ययन करने के लिए उस जगह जिस जगह पे जलवायु को अध्ययन करना है उस जगह की मौसम की स्थिति देखनी पड़ती है, उस जगह की वायु की स्थिति देखनी पड़ती है और उस जगह की जल की स्थिति देखनी पड़ती है, तभी हम वहाँ की जलवायु के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस कारणों से जलवायु प्रभावित होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है अक्षांश की स्थिति। अक्षांश की स्थिति तो इसके अंतर्गत आएगा कि जो स्थान भूमध्य रेखा से जितना पास होगा वह उतना ही अधिक गर्म होगा। जो रेखा भूमध्य या जो देश या जो रेखा भूमध्य रेखा के अत्यंत पास में होगा वह कहीं ना कहीं अधिक गर्म होगा, और जो भूमध्य रेखा से दूर होगा वह कहीं ना कहीं ठंडा होगा। यानी जो भूमध्य रेखा जा रही है, भूमध्य रेखा के पास जो स्थान होगा वह कहीं ना कहीं गर्म होगा, बजाय कि जो दूर होगा भूमध्य रेखा से वहाँ कहीं ना कहीं ठंडक होगा। अर्थात भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वह कहीं ना कहीं क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। तो भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, तो वहाँ का जो स्थान है उनका भी टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी वहाँ का तापमान ज़्यादा होगा। यानी जो भूमध्य रेखा के पास के स्थान है वहाँ का तापमान अधिक होगा, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्र तट से दूरी। तो समुद्र से दूर स्थित स्थानों पर गर्मी अधिक और ठंडी में भी अधिक पड़ती है। यानी समुद्र तट से जो दूर स्थान होते हैं वहाँ गर्मी भी अधिक पड़ती है और ठंडी भी अधिक पड़ती है, जबकि समुद्र के पास रहने वाले या पड़ने वाले भाग में तापांतर मतलब ताप में अंतर पाया जाता है। यानी समुद्र के किनारे के भाग जो है उसमें ताप में कहीं ना कहीं समकारी प्रभाव पाया जाता है, समकारी प्रभाव पाया जाता है जो समुद्र तट के पास होते हैं, और जो समुद्र तट से दूर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और ठंडी भी ज़्यादा पड़ती है। नेक्स्ट है अब आते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। तो जहां पर समुद्र तल से ऊंचाई पाई जाती है, सूर्य की किरणें वायुमंडल की अपेक्षा थलमंडल को अधिक गर्म करती हैं। जहां पर समुद्र तल की से ऊंचाई होती है, तो समुद्र तल से जब ऊंचाई होगी तो वहां पे सूर्य की किरणें क्या होगी, सीधी पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या होगा, गर्मी अधिक होगी, और निचला स्तर जो है वो कहीं ना कहीं ठंडा होगा। तो जहां पर समुद्र के पास होगा, समुद्र तल से ऊंचाई होगी, वहां कहीं ना कहीं गर्म होगा, और जहां समुद्र तल से नीचे होगा वहां कहीं ना कहीं ठंडा पाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसी कारण ऊंचे स्थान पर नीचे स्थान की अपेक्षा अधिक ठंडे रहते हैं।
जैसे इंदौर की अपेक्षा पंचमढ़ी अधिक ठंडा रहता है। इंदौर की अपेक्षा पंचमढ़ी अधिक ठंडा रहता है। नेक्स्ट है वायु प्रचलन। तो वायु प्रचलन से तात्पर्य है कि ठंडे प्रदेशों से चलने वाली वायु, ठंडे प्रदेशों से चलने वाली वायु अपने मार्ग में पड़ने वाले सभी स्थानों को ठंडा करती हैं। ठंडे प्रदेशों से चलने वाली वायु अपने मार्ग में पड़ने वाले सभी स्थानों को ठंडा कर देती हैं। जैसे ध्रुव प्रदेश से चलने वाली हवाएं संपूर्ण मध्य एशिया को ठंडा कर देती हैं। जैसे ध्रुव प्रदेश से चलने वाली हवाएं मध्य एशिया को ठंडा कर देती हैं। अब आते हैं समुद्री धाराएं। तो समुद्री धाराओं का रोल कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करने में अत्यधिक होता है। यानी जिन स्थानों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं वहां का तापमान कम हो जाता है। जहां पर ठंडी धाराएं बहती हैं वहां का तापमान कम हो जाता है। जैसे लेब्राडोर, इस प्रकार वहाँ गर्म जलधाराएं बहती हैं और वहाँ तापमान, जहाँ गर्म धाराएं बहती हैं वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। समझ में आ गया? जहाँ पर ठंडी धाराएं होती हैं वहाँ का तापमान कम होता है और जहाँ पर गर्म धाराएं बहती हैं वहाँ का तापमान अधिक होता है। नेक्स्ट आते हैं पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति, तो पर्वत भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत में हिमालय पर्वत इसका उदाहरण है। पर्वतों की स्थिति भी कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करती है। तो जहाँ पे हिमालय के आसपास का जो क्षेत्र है, जहाँ पे बर्फ पड़ती है, वहाँ के आसपास का जो क्षेत्र है वह कहीं ना कहीं ठंडा होता है। और जहाँ पे पर्वत होते हैं और बर्फ नहीं पड़ती है वहाँ पे कहीं ना कहीं वर्षा ज़्यादा होती है। तो आपने देखा होगा जहाँ पे पर्वत है वहाँ पे वर्षाएं ज़्यादा होती हैं बजाय कि समतल मैदानों की अपेक्षा। तो जहाँ पे समतल मैदानी स्थान होते हैं वहाँ पे वर्षा कम होती है बजाय कि पर्वतों आकार पर। तो जहाँ पर समुद्री पर्वत होते हैं उनका भी प्रभाव कहीं ना कहीं जलवायु पर पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं अधिक ठंडे होते हैं बजाय कि मैदानी भागों के। नेक्स्ट है दिन रात का छोटा बड़ा होना। तो जहाँ पर दिन रात का छोटा बड़ा होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जहाँ दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। फिर से नोट करिए, जहाँ दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है वहाँ का तापमान बढ़ जाता है और जहाँ की रातें बड़ी होती हैं और वहाँ का तापमान गिर जाता है। यानी जब अगर रात ज़्यादा लंबी होगी तो वहाँ ठंडा होगा और जहाँ पे रातें छोटी होंगी वहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा। तो ये भी है दिन रात का छोटा बड़ा होना, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है भूमि। तो जो भूमि होती है कहीं ना कहीं उसका भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जहाँ की भूमि ढाल होगी वहाँ भी एक तरह से जलवायु को प्रभावित करेंगे। इसलिए प्रभावित करते हैं कि वहाँ पर पानी रुक नहीं पाता ढाल के कारण। तो इसलिए वहाँ पर कहीं ना कहीं गर्म तापमान मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन कारणों से जलवायु को प्रभावित होना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये जो कारक है वो कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करती है। तो हम कह सकते हैं कि जीवमंडल के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं वह सब जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब जब जलवायु प्रभावित होंगी तो वहां के रहने वाले लोग भी उससे प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं जलवायु के कारण भी मौसम में परिवर्तन आता है। तो इन सब कारकों से आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव सीधा होता है। जब हम समुद्र के आसपास जाते हैं तो वहाँ का तापमान समताप होता है, ना वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना वहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है बजाय मैदानी भागों में। अगर हम लोग समतल मैदान में इधर रह रहे हैं उत्तर के एरिया में तो कहीं ना कहीं हम लोग को गर्मी ज़्यादा लगती है। अगर हम यही उड़ीसा जाते हैं
या पुरी जाते हैं या द्वारिका जाते हैं ग्वालियर साइड में, तो आपने देखा होगा आपको इतनी ज़्यादा ठंडी के मौसम में नहीं लगती है, लेकिन वहाँ गर्म ज़्यादा पड़ता है। तो समुद्री इलाकों का जो तापमान होगा वो लमसम समतापी माना जाता है। और वायु का परिचलन, जिस तरह से वायु बहती है, क्योंकि वायु जो बहती है तो वही कहीं ना कहीं मौसम भी उससे परिवर्तित होता है। भाई वायु के कारण ही तो मौसम परिवर्तित होता है। जिस प्रकार से हवाएं चलेंगी तो जिस स्थान से होकर गुजरेंगी वहाँ के स्थानों को वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जलवायु को इन सब चीज़ों से प्रभावित होना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये जो कारक है वो जलवायु को प्रभावित करने में सक्षम भी है। तो अगर आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर इससे आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिए और हमसे आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त होगी। नेक्स्ट क्लास इसी में आगे हम चलेंगे, इसलिए आप मिस मत करिएगा। थैंक यू।